स्नैजी सर्जन की ओर से बेली एंड लव को उजागर करने वाले हमारे एक और सत्र में स्वागत है। आज हम स्थानीय रूप से उन्नत स्तन कैंसर मतलब स्टेजेस 3A, 3B और 3C के प्रबंधन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। इन मामलों में एक सिस्टमैटिक अप्रोच बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो शुरुआत करते हैं न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी यानी NACT से। आजकल ये लगभग सभी LABC मामलों में पहला कदम है, सही कहा? हाँ, बिल्कुल। LABC में NACT अब स्टैंडर्ड ऑफ केयर जैसा है। इसका मुख्य मकसद यही है कि ट्यूमर को सिकोड़े, डाउन स्टेज करे, ताकि सर्जरी ज़्यादा प्रभावी हो। सही। और फिर ये देखना जरूरी है कि कीमो का असर हो भी रहा है या नहीं। हाँ, वो रिस्पॉन्स असेसमेंट कैसे करते हैं वो? उसके लिए हम रेसिस्ट क्राइटेरिया इस्तेमाल करते हैं। ये एक स्टैंडर्ड तरीका है। आमतौर पर NACT के दूसरे साइकिल के लगभग 3 हफ्ते बाद मूल्यांकन करते हैं। अच्छा, और इसमें क्या कैटेगरीज होती हैं? मतलब रिस्पॉन्स कैसा हो सकता है? 4 मुख्य कैटेगरीज हैं। CR यानी कंप्लीट रिस्पॉन्स, जब ट्यूमर बिल्कुल पता नहीं चलता, न जांच में न इमेजिंग में। PR पार्शियल रिस्पॉन्स, मतलब ट्यूमर के साइज में कम से कम 30% कमी। ओके। फिर आता है SD स्टेबल डिजीज, जहां 30% से कम कमी है या थोड़ा बढ़ भी गया हो लेकिन 20% से कम। और आखिर में PD प्रोग्रेसिव डिजीज, यानी ट्यूमर 20% या उससे ज्यादा बढ़ गया। और इन रिस्पॉन्स के आधार पर आगे का प्लान बदल जाता है? हाँ, बिल्कुल। अगर CR या PR है तो मरीज सर्जरी से पहले कीमो का पूरा कोर्स खत्म करता है। और अगर BCS मतलब स्तन संरक्षण सर्जरी का सोच रहे हैं तो ट्यूमर बेड को मार्क करना बहुत जरूरी है। कोई रेडियो ओपेक क्लिप या कोई और मार्कर, जैसे मैक्सीड वगैरह? हाँ बिल्कुल, या फिर सिलिकॉन टिप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है, मतलब SD या PD, तो फिर हम सर्जरी पहले कर लेते हैं। और कीमो बाद में बदलते हैं? हाँ, फिर ऑपरेशन के बाद सेकेंड लाइन कीमोथेरेपी पर स्विच करते हैं। सर्जरी की बात करें तो NACT के बाद क्या विकल्प होते हैं? हमेशा मास्टेक्टोमी ही होती है? नहीं, जरूरी नहीं। अगर NACT से ट्यूमर काफी सिकुड़ गया है और मार्जिन क्लियर मिलने की उम्मीद है तो BCS यानी स्तन संरक्षण सर्जरी एक अच्छा विकल्प हो सकती है। लेकिन कुछ स्थितियों में शायद नहीं। हाँ, जैसे अगर शुरुआत में ही स्किन या चेस्ट वॉल इन्वॉल्वमेंट थी या फिर इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर है, तो उन मामलों में मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टोमी मतलब MRM ही करनी पड़ती है। वो ज्यादा सुरक्षित रहता है। एक्जिला के मैनेजमेंट पर आते हैं। सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी SLNB की भूमिका, खासकर NACT के बाद। हाँ, ये थोड़ा जटिल विषय है। मतलब अगर मरीज क्लिनिकली नोड नेगेटिव था, CT3N0 या NACT के बाद नोड नेगेटिव हो गया, तो SLNB की भूमिका पर अभी भी रिसर्च चल रही है क्लिनिकल ट्रायल्स में। इसमें क्या चुनौतियां हैं? मुख्य चिंता है फॉल्स नेगेटिव रेट। कुछ स्टडीज में ये 10% से ज्यादा पाया गया है। मतलब कैंसर वाला नोड SLNB में छूट सकता है। तो फिर इसे कैसे कम करते हैं? कुछ तरीके हैं, जैसे कम से कम 3 सेंटिनल नोड्स निकालना और ड्यूल ट्रेसर, रेडियो आइसोटोप और ब्लू डाई दोनों का इस्तेमाल करना। हाँ, ड्यूल ट्रेसर से डिटेक्शन रेट बेहतर होता है। बिल्कुल। और एक और तकनीक है टारगेटेड SLNB। इसमें NACT से पहले जो पॉजिटिव नोड था उस पर कोई क्लिप या इंक मार्क लगा देते हैं और सर्जरी के वक्त उसे SLNB के साथ खास तौर पर निकालते हैं। इससे सटीकता बढ़ती है। ठीक है, अब सर्जरी हो गई मान लीजिए। इसके बाद आता है एडजुवेंट ट्रीटमेंट। इसका क्या रोल है? एडजुवेंट थेरेपी का मकसद है बची खुची माइक्रोस्कोपिक बीमारी को खत्म करना। इससे दोबारा कैंसर होने का खतरा कम होता है और सर्वाइवल बेहतर होता है। इसमें 2 मुख्य चीजें हैं, रेडियोथेरेपी और सिस्टमिक थेरेपी। पहले रेडियोथेरेपी की बात करते हैं। किन मरीजों को इसकी जरूरत पड़ती है? रेडियोथेरेपी लोकल और रीजनल रिकरेंस का रिस्क काफी कम कर देती है। इसके इंडिकेशन साफ हैं, जैसे T3 या T4 ट्यूमर या कोई भी नोड पॉजिटिव डिजीज N1, N2, N3। और हाँ, BCS के बाद तो हमेशा ही देते हैं। और मास्टेक्टोमी के बाद? मास्टेक्टोमी के बाद भी जरूरत पड़ सकती है। अगर ट्यूमर 5 सेंटीमीटर से बड़ा था या स्किन या चेस्ट वॉल इन्वॉल्व थी या LVI यानी लिम्फोवैस्कुलर इन्वेजन था, ग्रेड 3 था या एक्सिलरी नोड्स पॉजिटिव थे। ये LVI क्या होता है? मतलब ट्यूमर कोशिकाएं खून या लिम्फ की नलियों में घुस गई हैं। ये फैलने का रिस्क बढ़ाता है। समझ गया। रेडियोथेरेपी का प्रोटोकॉल क्या रहता है, खासकर एक्जिला को लेकर? अगर BCS हुई है और नोड्स नेगेटिव है तो सिर्फ स्तन पर रेडिएशन देते हैं, लगभग 45 to 50.4 ग्रे 25 हिस्सों में, कभी कभी बूस्ट डोज भी। आजकल हाइपोफ्रैक्शनेशन भी आम है,
मतलब कम दिनों में ज्यादा डोज पर फ्रैक्शन, जैसे 40, 42.5 ग्रे 15 या 16 हिस्सों में। मास्टेक्टमी के बाद चेस्ट वॉल पर रेडिएशन देते हैं, खासकर अगर रिस्क फैक्टर्स हों। अगर नोड्स पॉजिटिव हैं तो फिर लोको रीजनल रेडिएशन होता है। इसमें चेस्ट वॉल, सुप्राक्लैविकुलर एरिया और कभी-कभी इंटरनल मेमोरी नोड्स और एक्जिला भी कवर होता है। एक्जिला पर रेडिएशन हमेशा देते हैं अगर नोड्स पॉजिटिव हो? नहीं, यहाँ एक जरूरी बात है। अगर एक्सिलरी नोड डिसेक्शन पूरा हुआ है, मतलब सारे नोड्स निकाले गए हैं, तो आमतौर पर एक्जिला को रेडिएशन नहीं देते। इससे लिम्फोडेमा का खतरा बहुत बढ़ जाता है। अच्छा, APBI के बारे में भी सुना है, त्वरित आंशिक स्तन विकिरण। हाँ, APBI कुछ चुनिंदा मरीजों के लिए है, जैसे 50 साल से ज्यादा उम्र की महिलाएं जिनमें छोटा, खास तरह का IDC हो या कम रिस्क वाला DCIS हो। इसमें सिर्फ ट्यूमर बेड और उसके आसपास थोड़ा सा टिश्यू रेडिएट करते हैं, वो भी कम समय में, जैसे 5 दिन में 2 बार। इसके लिए गाइडलाइंस हैं, जैसे एस्ट्रो के 2016 वाली। ठीक है, अब आते हैं सिस्टमिक थेरेपी पर। कीमो, टारगेटेड थेरेपी, हार्मोन थेरेपी। हाँ, सिस्टमिक थेरेपी पूरे शरीर पर काम करती है। कीमोथेरेपी में अब कई तरह के रेजिमेंट्स हैं। पुराने CMF से लेकर ज्यादा असरदार एंथ्रासाइक्लिन बेस्ड जैसे CAF, CEF और टैक्सिन बेस्ड जैसे डोसिटैक्सेल, पैक्लिटैक्सेल। कीमो किन मरीजों को देते हैं? इंडिकेशंस हैं 1 सेंटीमीटर से बड़े इन्वेजिव कैंसर या 0.5 सेंटीमीटर से बड़े ट्यूमर जिनमें खराब प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स हों, जैसे LVI, हाई ग्रेड, HER2 पॉजिटिव होना या ट्रिपल नेगेटिव होना। और नोड पॉजिटिव ट्यूमर में तो हमेशा ही देते हैं। आजकल जीन सिग्नेचर पैनल्स का भी रोल है। हाँ, बिल्कुल, खासकर ER पॉजिटिव, HER2 नेगेटिव, नोड नेगेटिव मामलों में। MDT डिस्कशन और ये पैनल्स जैसे ऑन्कोटाइप TX, प्रोसिग्ना, मेमाप्रिंट ये तय करने में मदद करते हैं कि कीमो की जरूरत है या नहीं। टारगेटेड थेरेपी के बारे में बताएं। ये उन ट्यूमर्स के लिए है जिनमें कोई स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर टारगेट हो। सबसे कॉमन है HER2 पॉजिटिव ट्यूमर। इसके लिए ट्रैस्टुजुमैब, अक्सर पर्टुजुमैब और कीमो के साथ दिया जाता है। TDM1 भी एक ऑप्शन है। और हार्मोन थेरेपी? ये ईस्ट्रोजन रिसेप्टर ER पॉजिटिव ट्यूमर्स के लिए है। प्रीमेनोपॉजल महिलाओं में टेमोक्सिफेन देते हैं 5 साल के लिए, या हाई रिस्क जैसे नोड पॉजिटिव बड़ा ट्यूमर LVI में 10 साल तक भी। पोस्ट मेनोपॉजल महिलाओं में एरोमेटेज इनहिबिटर्स जैसे एनास्ट्रोजोल, लेट्रोजोल, एक्समेस्टेन ये टेमोक्सिफेन से बेहतर माने जाते हैं। इनसे रिकरेंस फ्री और ओवरऑल सर्वाइवल बेहतर देखा गया है। एरोमेटेज इनहिबिटर्स का कोई खास साइड इफेक्ट? हाँ, इनका एक मुख्य साइड इफेक्ट है हड्डियों का कमजोर होना, बोन डेंसिटी लॉस। इसलिए इलाज शुरू करने से पहले बेसलाइन बोन डेंसिटी स्कैन करवाना चाहिए और जरूरत पड़े तो बिसफॉस्फोनेट्स और कैल्शियम विटामिन D सप्लीमेंट्स देने पड़ते हैं। सब कुछ हो गया, अब आता है फॉलोअप। ये कितना जरूरी है और कैसे करते हैं? फॉलोअप बहुत जरूरी है, ताकि अगर बीमारी वापस आए या कोई नई समस्या हो तो जल्दी पता चल सके। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है पहले 2 साल हर 3 महीने पर क्लिनिकल जांच, फिर अगले 3 साल हर 6 महीने पर, और उसके बाद साल में 1 बार। इमेजिंग का क्या? सालाना मैमोग्राम कराना जरूरी है। अगर इम्प्लांट लगा है या JBRC या जैसी कोई जेनेटिक म्यूटेशन है तो सालाना कॉन्ट्रास्ट एनहांस्ड ब्रेस्ट MRI पर भी विचार कर सकते हैं। और अगर कोई नए लक्षण दिखें? कोई भी नया लक्षण या संकेत मिले तो तुरंत जांच होनी चाहिए, इंतजार नहीं करना चाहिए। और जिन मरीजों में मेटास्टैटिक या रिकरेंट डिजीज है उनका फॉलोअप और भी ज्यादा रेगुलर होता है। बिल्कुल। तो ये LABC के प्रबंधन का एक काफी विस्तृत नजरिया था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, शायद असली चुनौती यही है कि हर मरीज के लिए इन सभी उपचारों NACT, सर्जरी, रेडिएशन, सिस्टमिक थेरेपी का सही संतुलन कैसे बनाया जाए। मतलब इलाज को पर्सनलाइज कैसे करें ताकि असर ज्यादा से ज्यादा हो और साइड इफेक्ट्स कम से कम। हमारी चर्चा सुनने के लिए धन्यवाद। अगले सत्र में मिलते हैं।